Hello everyone, today is 4th May 2020 and my topic today is tax invoice debit credit notes e-way bill. ऑलरेडी हम कर चुके हैं ई-वे बिल। इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे टैक्स इनवॉइस के बारे में, देखेंगे टैक्स इनवॉइस क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। बेसिकली देखिए, टैक्स इनवॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जीएसटी के अंदर। जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं कहूं तो टैक्स इनवॉइस ही है। बिना टैक्स इनवॉइस के आप क्रेडिट नहीं ले सकते एज एन एविडेंस फॉर पेमेंट। कोई डिस्प्यूट हो जाता है आपका दुकानदार से, सप्लायर से, रिसीवर से, रेसिपिएंट का, तो सब चीजों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टैक्स इनवॉइस। इसमें कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं हमने पढ़नी है इसके अंदर, वो सारा का सारा मैं आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस हमने पढ़ना है, किस किस सिचुएशन में कौन कौन सा इनवॉइस इश्यू होगा, और कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं जहां पे हम सामान भेज देते हैं रिटर्न बेसिस पे, उसमें टैक्स इनवॉइस कैसे होगा, एचएसएन कोड कहाँ कहाँ यूज होगा इसके अंदर, और किस मैनर से इनवॉइस इश्यू होगा, कब कब इश्यू होगा, कितनी कितनी कॉपीज इश्यू होंगी। लोगों को कई बार ये भी नहीं पता होता कि हमें कितने कितने बिल काटने हैं, कितनी कॉपी हमने बिल की, किस किस को कॉपी देनी है। ट्रांसपोर्टर को अलग कॉपी दी जाती है, रिसिपिएंट के पास अलग कॉपी जाती है, और जो सप्लायर है उसके पास अलग कॉपी होती है। तो ये सारा कुछ आपको पता लगे। कोई सिचुएशन में हमें रिवाइज्ड बिल भी इशू करना पड़ता है, वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स फॉर्म इनवॉइसेस क्या होते हैं, ये सारा का सारा बहुत कुछ इसके अंदर हमने पढ़ना है। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। बेसिक है क्या ये टैक्स इनवॉइस, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट्स ई-वे बिल। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास के अंदर टैक्स इनवॉइस। आपको पता है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना होता है। टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन इश्यू करता है। कब इश्यू करेगा? जब वो सप्लाई करेगा अपने टैक्सेबल गुड्स को, सर्विसेज को, या वो किसी ऐसे बंदे से सामान रिसीव करेगा जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। मैं रिपीट करता हूं, टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू करता है? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कब कब किस किस सिचुएशन में इश्यू करेगा? मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई। रजिस्टर्ड पर्सन इश्यू करेगा टैक्स इनवॉइस जब वो सामान सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स सर्विसेज, या वो ऐसे बंदे से सामान रिसीव कर रहा है जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, मतलब परचेज किसी अनरजिस्टर्ड से कर रहा है, तब भी टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। कहता है एन इनवॉइस इज अ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट। इनवॉइस एक कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय अ सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज टू अ रिसीवर। जनरल सी बात है, आप सामान कहीं से खरीदोगे तो दुकानदार आपको एक बिल दे देगा। आप चाहे सामान लो चाहे उससे सर्विसेज लो, बिल इशू करेगा। ये आइडेंटिफाई करता है कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट भी बिल से पता लगती है। क्या सामान लिया, क्या गुड्स की डिस्क्रिप्शन है, क्या सामान की डिस्क्रिप्शन है, क्या सर्विसेज है, कितनी क्वांटिटी का सामान लिया, किस डेट को लिया, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से सामान गया, कितना प्राइस था, कितना डिस्काउंट था, डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ये जनरली गुड्स की बात है, हम बात कर रहे हैं गुड्स की। अभी गुड्स और सर्विसेज में जनरली सेम रहता है कि अब डिलीवरी तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो हम गुड्स में ही करेंगे, सर्विसेज में नहीं करेंगे। प्राइसेस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें जनरली गुड्स में रहेंगी। इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है जीएसटी का, बिकॉज बहुत ट्रांसपेरेंसी, इश्यूएंस ऑफ बिल फॉर एवरी टैक्सेबल ट्रांजैक्शन इज अ प्री रिक्वायरमेंट। हर ट्रांजैक्शन के लिए बिल इशू करना एक प्री रिक्वायरमेंट है जीएसटी के अंदर। हम इनवॉइस बेसिकली लिखा भी यहाँ पे देखिए आप सेकंड पॉइंट में, इनवॉइस एक क्रूशियल एस्पेक्ट है इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ये इंश्योर करता है कि सारी की सारी कंप्लायंस पूरी हो गई है इस ट्रांजैक्शन को लेके। In order to ensure transparency, issue of invoice for every taxable transaction is a very prerequisite. बिल इशू करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस
इससे इंश्योर होती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टम, कि जहां से आप सामान ले रहे हो वो बंदा कितना ट्रांसपेरेंट है अपनी कंप्लायंसेस को लेके, अपने टैक्स कंप्लायंसेस, अपने मैनेजमेंट्स को लेके। टैक्स इनवॉइस एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग, it act as a document evidencing the payment of the value of goods or service or both, as also the tax portion is in the same। टैक्स इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, किसका, कितने का सामान लिया है, कितने की सर्विसेज ली हैं, और दोनों के लिए, और एज अ टैक्स पोर्शन कितना आपने जमा कराया, या जो सप्लायर को आपने दिया उसने आगे कितना जमा कराया। In certain cases, invoice serve as a demand for payment। कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सामान वापस हो जाता है, तो आपका डिमांड ऑफ पेमेंट के लिए एज एन एविडेंस काम करेगा, बिकॉज इट बिकम्स अ टाइटल, डॉक्यूमेंट और टाइटल व्हेन पेड इन फुल। जब आप सारे सामान की पेमेंट कर देते हो, कोई डिफेक्ट आता है सामान के अंदर, कुछ भी आता है, तो आपके लिए इनवॉइस एक बहुत बड़ा एविडेंस है। Under the GST regime, an invoice or a tax invoice means the tax invoice। हम चाहे invoice बोलें, हम चाहे tax invoice बोलें, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 31 में, सेक्शन 31 of the Central GST Act, Central Goods and Service Act, टैक्स एक्ट 2017 में जो सेक्शन 31 है उसकी बात कर रहे हैं। टैक्स और हमारी बात यहाँ पे इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस एक ही बात कर रहा है बेसिकली यहाँ पे। An invoice is an important document is under the GST। It not only evidence supply of goods, services, but also an essential document for the receipt of credit। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी आप ले पाओगे जब आपके पास इनवॉइस होगा, और इनवॉइस भी वो वाला जो सेक्शन 31 की सारी कंडीशनें पूरी करे। ऐसा नहीं कि बस नाम पता, जीएसटी नंबर, थोड़ा बहुत डिटेल डाल दिया और बिल बना के दे दिया, नहीं, बहुत कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज डेली चीजें हम देखते हैं, डेली रूटीन में यूज होती हैं कि हम सामान लाते हैं, बिल इशू हो रहा है, तो ये एक रिक्वायरमेंट पूरी जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली इनवॉइस वो वाला इनवॉइस है, सेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 वाला। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जीएसटी के अंदर। इट नॉट ओनली एविडेंस फॉर द सप्लाई, मैंने कहा ये खाली गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं करता, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपको क्रेडिट के लिए भी। कल को आपने ये सामान किसी और को सेल कर दिया तो क्रेडिट आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपके पास इनवॉइस होगा दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 31। Registered person cannot avail credit unless he is in possession of tax invoice or a debit note। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट नहीं ले सकता जब तक उसके पास उसका टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट ना हो। डेबिट नोट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस की। ओके, इनवॉइस मैंने आपको बता दिया, यहां से आपको समझ आ गया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, खाली सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज के लिए नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। आपको मैंने ये भी बता दिया रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट नहीं ले सकता जब तक उसके पास ये टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बताया क्या क्या होता है, आगे देखिए कहता टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017 हम पढ़ रहे हैं। वो कहता है कि इनवॉइस, देयर इज नो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का जीएसटी एक्ट के अंदर, सीजीएसटी के अंदर कोई, मतलब इसके अंदर जीएसटी के अंदर कोई फॉर्मेट नहीं है। ओनली सर्टेन फील्ड्स हैव टू बी प्रिस्क्राइब्ड एज मैंडेटरी। कुछ चीजें हैं जो बिल के अंदर मैंडेटरी होनी चाहिए। देयर इज नो फॉर्मेट बट देयर आर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड थिंग्स जो हमें मेंशन करनी जरूरी है टैक्स इनवॉइस के अंदर। इनवॉइस में बी इशूड मैनुअली, इलेक्ट्रॉनिकली। आप मैनुअली भी इशू कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी इशू कर सकते हो। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही जीएसटी का बिल काटना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप मैनुअली भी इशू कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं पहली चीज, टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज। टैक्स इनवॉइस इशू करेगा कौन? सप्लायर, अपने टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज के लिए। सच इनवॉइस शैल शो द प्रिस्क्राइब्ड पार्टिकल। अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप एक बिल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, बिल कब तक इशू करना है हमने। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि हमें टाइम लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ इनवॉइस। सेक्शन 31 रेड विद रूल 47, हमें बिल इशू करना है। Invoice shall be issued before or after the provisioning of service, but within 30 days from the date of supply of services। पहला पॉइंट, कब हमें इनवॉइस इशू करना है?
वो कहता, हम बात कर रहे हैं अभी प्योरली सर्विसेज की, बिल इशू करना है आपने बिफोर और आफ्टर द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, बट 30 दिन से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। जब आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, उसके 30 डेज के अंदर बिल इशू हो जाना चाहिए। इंश्योरेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 45 डेज है। मैं रिपीट करता हूं, हम बात कर रहे हैं कब हमें बिल इशू कर देना चाहिए। उसके लिए आता है, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। जब हमने मान लिया कि ये प्रोविजन बना लिया, इस तारीख तक इसकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, बट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस दिन सप्लाई ऑफ सर्विस पूरी हो गई हमारी, उसके 30 दिन के अंदर बिल इशू हो जाना चाहिए, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मैंने आपको कहा इनवॉइस एंड टैक्स इनवॉइस एक ही बात है इसके अंदर। इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर के अंदर 45 डेज के अंदर बिल इशू हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स की बात करें, गुड्स के अंदर कहता है, गुड्स अगर तो इन गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट हो रही है तो डेट ऑफ रिमूवल तक, डेट ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको बिल इशू कर देना है बेसिकली। गुड्स के अंदर अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जब उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है आपको बिल इशू कर देना है। अगर कोई मूवमेंट नहीं है, जब आप डिलीवरी दोगे, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बिल इशू करना है आपने। सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न सप्लाई, मतलब आप सामान दे रहे हो और वो रिटर्न भी आ सकता है, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और 6 महीने जब आपके वहां से रिमूव हुआ, मतलब आपके यहां से सामान चला गया किसी कस्टमर को और कंडीशन लगा दी कि 6 महीने तक मैं वापस कर सकता हूं या 2-4 महीने तक वापस कर सकता हूं, तो मैक्सिमम एज पर लॉ हमारे पास 6 महीने का वक्त है। जब हमने सामान दिया उसके 6 महीने के अंदर बिल इशू हो जाना चाहिए। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले होगा आपको इनवॉइस इशू कर देना है। इसमें हमने बेसिक कंडीशन पढ़ ली कि अगर सर्विसेज की बात है तो 30 दिन और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में 45 डेज, और गुड्स के केस में अगर इन्वॉल्वमेंट है, मूवमेंट है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, अगर मूवमेंट नहीं है डिलीवरी, अगर सेल और रिटर्न बेसिस है तो 6 महीने का टाइम पीरियड है, और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। ओके, एक एग्जांपल से बात करते हैं। देखिए, ये XY एक मैन्युफैक्चरर हैं दिल्ली के, सप्लाई करा इन्होंने गुड्स YX इलेक्ट्रॉनिक जो हरियाणा में है। गुड्स रिमूव हुए 23 सितंबर को, 23 सितंबर को सामान XY के यहां से निकला। अब गुड्स, दिस इज द केस, इन दिस केस देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो जिस तारीख को रिमूव हो रहा है, मैंने आपको भी बताया, आपको पीछे देखिए, मैंने आपको बताया कि जहां गुड्स है और इन्वॉल्व मूवमेंट है एट द टाइम ऑफ रिमूवल, तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल इज 23 सितंबर। XY मैन्युफैक्चरर जो दिल्ली के हैं नीड टू इशू एन टैक्स इनवॉइस ऑन और बिफोर 23 सितंबर, 23 सितंबर से पहले इनको बिल इशू कर देना है। 23 सितंबर को कर दें या उससे पहले कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल है, गुग्गा सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज ज्वेलर्स को, रॉयल ज्वेलर्स को, जिनका एक एग्जीबिशन होना है 5 अक्टूबर को। मतलब रॉयल ज्वेलर्स एक एग्जीबिशन करा रहे हैं ज्वेलरी का 5 अक्टूबर को। उसमें सिक्योरिटी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? गुग्गा सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड। In this case, Guga Security Services Limited need to issue a tax invoice within 30 days of supply of service। यहां आती है बात सर्विस की, जहां सर्विस की बात है तो 30 days from the supply of security services, मतलब 5 अक्टूबर की बात है, 5 अक्टूबर से आप 30 days लगा लो, 4 नवंबर को या उससे पहले बिल इशू हो जाना चाहिए। कौन बिल इशू करेगा? गुग्गा सिक्योरिटी सर्विसेज। This is the conditions as per the law framed in GST Act। GST Act के अंदर ये प्रोविजंस हैं, अगर आप इसकी वायलेशन करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो अलग बात है, बट लॉ कहता है कि इस डेट से पहले आपका बिल इशू हो जाना चाहिए। अगर आपने सर्विसेज दे दी 5 अक्टूबर को, आपने एग्जीबिशन में सर्विसेज दे दी, अक्टूबर से लगा लो आप 30 दिन लगाओ, नवंबर 4 नवंबर को आपको इशू कर देना है बिल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने कर लिया। देखिए, देयर इज अ कंसेप्ट लाइक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स।
कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे गुड्स कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होते जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा कब बिल इशू होगा, कब क्या होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम आपने ले लिया, तो उस काम के अंदर क्या होगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, 2 3 4 साल 5 साल 10 साल भी हो सकता है। तो वो दैट इज अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, वहां पे बार बार सामान आता रहेगा, मंगाते रहेंगे आप। तो ऐसे सिचुएशन में बिल कब इश्यू करना है वो बताता है। वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व, कि पेमेंट बाद में आएगी सक्सेसिव। The invoice shall be issued before at the time of each such statement is issued or each such payment is received. ऐसा है, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है या घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। इन दैट केस आपकी कंडीशन हो गई कि पेमेंट मैं इस तारीख को दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, हर 2 महीने बाद दूंगा, या जैसे जैसे आप स्टेटमेंट दोगे कि मेरा ये खर्चा हो गया अकाउंट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करूंगा। तो प्रोविजन कहता है कि जब आपने पेमेंट रिसीव की या जब आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीव करे, मतलब दोनों में से विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल द ब्रिक सप्लायर इशू इनवॉइस अलोंग विद द ईच बैच ऑफ ब्रिक्स ही सेंड। अब ब्रिक सप्लायर ने ईंटें भेजी, जो ईंटें उसने सेंड करी उसके साथ बिल भी देगा और साथ में स्टेटमेंट भी देगा, इतनी इतनी ब्रिक्स आपको मैं भेज चुका हूं जो जो आपने ऑर्डर करी थी। बेसिकली कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जब आपके पास पैसा आएगा या आप along with the statement of accounts जब आप दोगे, तो जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आप बिल इशू करोगे। ओके, इसमें इस कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर हम 30 डेज और वो डिलीवरी और वो चीजें वाली बातें नहीं करेंगे बेसिकली। ओके, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कई बार क्या होता है सर्विसेज में, अभी हमने गुड्स की बात करी, अगर सर्विस कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है, जैसे सर्विस में अगर हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन की बात भी कर सकते हैं। देखिए, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर असर्टेनेबल है, कॉन्ट्रैक्ट से पता लग रहा है कि ये ड्यू डेट है, तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट नहीं पता लग रही, ऑन और बिफोर द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट इज लिंक्ड विद द कंप्लीशन ऑफ वर्क या इवेंट, कि ये काम कंप्लीट होगा तो पेमेंट मिल जाएगी, तो दैट इज ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, कि जब वो इवेंट कंप्लीट होगा तब आप बिल इशू कर देना। फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो सकती हैं और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो सकती है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सेंड टेलीकॉम बिल एवरी मंथ, क्योंकि मेंशन जब भी आप कोई सर्विस लेते हो किसी सर्विस प्रोवाइडर से टेलीकॉम की, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि हम हर महीने इतनी इतनी डेट को बिल जनरेट करेंगे, इतना आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, इतने टाइम में आपको पेमेंट करनी होगी, नहीं पेमेंट करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो सब लिखा जाता है उसके अंदर। जब आप इनिशियली आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो, अभी कोई सर्विसेज आप अवेल करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ऑल्सो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सेंड टेलीकॉम बिल, हर महीने आपको बिल भेजते हैं, एंड दैट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द टेलीकॉम कंपनी। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसमें मेंशन किया गया था एक साथ। ठीक है, आपको ये पता लग गया कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में हमें क्या क्या ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है व्हेन सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन। व्हेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन, अभी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट वो बंद हो गया, खत्म हो गया, सीज हो गया, कैंसिल हो गया, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट सीज हुआ है उस दिन आपको बिल इशू कर देना चाहिए, बिकॉज जो आपने काम करा उसका पैसा तो आप मांगोगे ना। The invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation. Cessation मतलब आप बोल सकते हो cancellation, termination. It's a common word that is used. Cessation. बिल इशू करना है जैसे ही कैंसिल होता है कॉन्ट्रैक्ट, आपको जितना टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई आपने करी आपको बिल इशू कर देना है। नेक्स्ट आता है गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सामान आपने भेजा सेल और रिटर्न बेसिस पे, मतलब दैट इज देयर इज द कंडीशन कि सामान वापस भी आ सकता है अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, तो देयर इज सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट कि ये सामान हम वापस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन। तो इनवॉइस सप्लायर कब इशू करेगा? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तब इशू कर दो बिल, या 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर।
Particulars of a tax invoice, section 31 subsection 1 and section 31 subsection 2 read with rule 46. आप याद रखो, टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31 की अकॉर्डिंग फुलफिल करेगा सारी रिक्वायरमेंट। मैंने आपको पहले बताया कि देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एन इनवॉइस, कोई पर्टिकुलर इनवॉइस का फॉर्मेट नहीं है, बट रूल्स मेड इट मैंडेटरी फॉर एन इनवॉइस टू हैव द सर्टेन फील्ड्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। आप एक कॉपी देखिए, इनवॉइस किस तरह का होता है और क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। ये देखिए, हाँ आप ये देखिए, इनवॉइस के अंदर सबसे पहले तो जो सप्लायर है उसकी डिटेल आएगी, उसकी डिटेल, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, उसका जीएसटी नंबर। ये एक एग्जांपल है, सैंपल सा है कि आप इस तरह का बिल होता है बेसिकली टैक्स इनवॉइस, जो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है सेक्शन 31 की। फिर उसके बाद जो इंसान खरीद रहा है, जो बायर है, जो कंसाइनी है, उसकी डिटेल, उसका फोन नंबर, उसकी मेल आईडी, उसका जीएसटीएन नंबर। अब जो बंदा लेके जा रहा है, बिल टू बिल किसको करना है, क्या करना है, वो डिटेल लिख दो। प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखना आपने। इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनवॉइस नंबर आपको पोर्टल पे, जीएसटी के जब पोर्टल पे आप रिटर्न भरोगे तो रिटर्न में इनवॉइस नंबर डालना बड़ा जरूरी होता है। इनवॉइस की डेट, ड्यू डेट क्या है, रेफरेंस नंबर, शिपिंग ऑर्डर एंड ई वे बिल नंबर। देखो इतना कुछ तो जर्नल सा ऊपर ही आ गया। देखो उसके बाद आएगा क्या सामान जा रहा है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसका एचएसएन कोड नंबर देखिए आप, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट सब आ गया। उसके बाद जितने का बिल बना उसके ऊपर सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, उसका ब्रेकअप आ जाएगा कि स्टेट को कितना बिलोंग करेगा, सेंटर को कितना बिलोंग करेगा, और कुछ आइटम्स के ऊपर रेट अलग अलग भी हो सकते हैं। अब एक बिल के अंदर 2-3 तरह के आइटम्स जा रहे हैं, कईयों का रेट 12% है, कईयों का 18% है। इधर आप देख सकते हो इसके अंदर 6% वाला, मतलब 12% वाला भी है सामान और 18% वाला भी है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन बिल की, बिल इशू होते ही 7 दिन के अंदर ऑल इनवॉइस आर ड्यू विद 7 डेज, कोई रिफंड नहीं होगा, क्या होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन आप लिख दीजिए। कितना टाइम वारंटी है, क्या है, वो सारा आप दे दीजिए। नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर हो जाएंगे। मतलब इट जस्ट एन सैंपल ऑफ टैक्स इनवॉइस की इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बिल के अंदर, बिकॉज कुछ भी कम होगा कल को वो चीजें प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। इट्स बेटर टू हैव अ कंप्लीट बेटर इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 इज कंसर्न। ओके, आपको थोड़ा पता लग गया कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होता है। अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं, हमने यहां खत्म किया। नेक्स्ट आता है number of HSN digit required to be required on tax invoice and class of registered person not required to mention HSN code. Basically HSN होता क्या है? HSN क्या है? Harmonized System of Nomenclature. HSN एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एक कोडिंग सिस्टम है जो इंटरनेशनली अडॉप्ट करा गया सबने। इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनली कोडिंग सिस्टम है। डिजिट्स हैं कुछ, ये डिजिट डाल के आप चेक कर सकते हो। हर प्रोडक्ट की एचएसएन कोड नंबर होगा, उस कोड से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किस प्रोडक्ट की बात करी जा रही है। तो इस टैक्स इनवॉइस के अंदर एचएसएन कोड होना बहुत जरूरी है। बट कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को they are not required, they need not to required mention the HSN code as per rule 46। अब समझिए, वैसे तो HSN कोड डालना बहुत जरूरी है, बट कुछ केसेस के अंदर इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया, HSN कोड मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, अगर आपकी एनुअल टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम है, देन नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड आपको जरूरत ही नहीं है HSN कोड मेंशन करने की। HSN कोड आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है पिछले साल, या उससे कम है या उतनी है। 5 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 1.5 करोड़ से ज्यादा आपकी टर्नओवर है, बट 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है तो 2 डिजिट मेंशन करने की जरूरत है HSN कोड की। 5 करोड़ से ज्यादा है तो 4 डिजिट आप मेंशन करोगे HSN कोड की। बेसिकली एग्जम्प्ट उनको करा गया है जिनकी 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है प्रीसीडिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो इस साल उनको HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे आता है मैनर ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस।
मैनर ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस, देखिए, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट कॉपी। हम अगर बात कर रहे हैं गुड्स के सप्लाई की, जहां सामान सप्लाई हो रहा है वहां 3 कॉपियां बनेंगी इनवॉइस की, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल कॉपी इज फॉर द रिसिपिएंट, जो सामान खरीद रहा है, जो कस्टमर है, उसके लिए ओरिजिनल कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी होती है ट्रांसपोर्टर के लिए, जो रास्ते में सामान लेके जा रहा है, जो कैरियर है। ट्रिप्लीकेट कॉपी होती है सप्लायर के पास, जो सामान बेच रहा है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता, तो 2 जने होंगे, डुप्लीकेट कॉपी इशू होगी, ड्यूअल, 2 कॉपी। इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। इसमें क्या रहेगा, ओरिजिनल कॉपी इज फॉर द रिसिपिएंट एंड डुप्लीकेट कॉपी इज फॉर द सप्लायर, ठीक है। सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है बिल के अंदर लिखना, बिकॉज अगर आप वो फर्निश नहीं करोगे तो जीएसटी जब रिटर्न भरोगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। फॉर्म नंबर GSTR 1 जब भरोगे तो उसमें डिटेल देनी पड़ती है, इनवॉइस नंबर क्या है वो नहीं दे पाओगे। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया। इनवॉइस कोई एज पर रूल, एज पर सेक्शन इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है, but there are certain mandatory fields that required to be mentioned in the invoice। पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई, कुछ मैंडेटरी फील्ड हैं वो हमें भरने पड़ेंगे, सैंपल मैंने आपको इनवॉइस एक दिखा दिया। तीसरी बात, हमें ये भी पता लग गया कितने पीरियड के अंदर हमने बिल इशू करना है। जनरली गुड्स के केसेस में तो हम डिलीवरी देख रहे हैं, मूवमेंट है, ये चीजें। सर्विसेज की केस में 30 डेज और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस केस में 45 डेज पर डे। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो हमें पता लग गया। अगर आपकी प्रीसीडिंग पिछले साल 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इन योर बिल HSN कोड नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आता हमारा, ये देखिए, पहले कुछ स्पेशल केसेस हैं, दैट इज रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। अब बहुत कुछ हो सकता है आफ्टर मेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड आफ्टर इशूइंग द इनवॉइस। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिवाइज्ड इशू करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस। कहता एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट में इशू रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। आप समझिए मैं क्या कहता हूं। ऐसा होता है, आपने क्या किया, आपने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। आज आपने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, सपोज आज 1 अप्रैल है, 1 मई लगा लेते हैं, 1 मई को आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको सर्टिफिकेट सपोज मिलता है 29 मई को, एग्जाम्पल। तो 1 मई से 29 मई तक कोई तो बिल इशू करे होंगे आपने अपने, या दुकान में कुछ तो काम करा होगा बिजनेस के अंदर, तो जितने बिल इशू करे होंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सारे आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, बिकॉज उस टाइम GST नंबर नहीं था आपके पास। आपने अगर इशू करे भी होंगे तो प्रोविजनल नंबर पे इशू करे होंगे, तो अब आपको नए बिल इशू करने पड़ेंगे, उन सारे के सारे बिलों को चेंज करना पड़ेगा, उनकी जगह रिवाइज इनवॉइस इशू होंगे, उसमें प्रॉपर GST नंबर की डिटेल डाली जाएगी। बिकॉज अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये आपके फायदे के लिए, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं पढ़ता हूं, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। बताता हूं कुछ कैसे केसेस हैं जहां पे आपको जब आपने अप्लाई करा उससे पिछली डेट से आपको सर्टिफिकेट अलॉट हो जाता है। मे इशू रिवाइज्ड इनवॉइस, सच इनवॉइस में बी इशूड अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग सेड पीरियड। Revised invoice shall be issued within 1 month from the date of issue of certificate। जिस दिन सर्टिफिकेट इशू हो उसे 1 महीने के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो, 1 मंथ वाले। द वर्ड उस पर लिखना भी पड़ेगा आपको, रिवाइज इनवॉइस शैल इंडिकेट द प्रोमिनेंटली ऑन सच इनवॉइस, आपको बिल ऊपर लिखना पड़ेगा रिवाइज इनवॉइस। There would be a time lag between the grant of the certificate registration and the effective date of registration for supplies made by such person during the intervening period। The law enables the issue of revised invoice। मैंने आपको बताया
कई बार क्या होता है, हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ और होती है और सर्टिफिकेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ और होता है। इन दैट केस हमें 30 दिन जो भी इंटरवीनिंग पीरियड होगा उसमें जितने भी बिल नॉर्मल इशू होंगे उनको हमें रिवाइज करना पड़ेगा, सो दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय द रिसीवर ऑन सच सप्लाई, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सके। Revised tax invoice to be issued in respect of taxable supply effected during this period. Effective date of registration, date of issue of certificate. इसके बीच में जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी, बिल इशू करे, उसके लिए आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके, ये आप एक बार ये देखिए, एक्स भाई प्राइवेट लिमिटेड ने बिजनेस कमेंस किया सप्लाई ऑफ गुड्स का 3 सितंबर को। जिस दिन बिजनेस कमेंस किया, इट बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन ऑन 3 सितंबर। It applied for registration on 29th September and was granted certificate on 5th October. 29 तारीख को इन्होंने अप्लाई करा रजिस्ट्रेशन के लिए, 5 अक्टूबर को इनको ग्रांट हो गया सर्टिफिकेट। अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आप लायबल होते हो एज पर लॉ, उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, तो इन्होंने 30 डेज के अंदर करा ली। तो रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट होगा उसका इफेक्ट 30 सितंबर से पड़ेगा। अब आप देखिए, एक्चुअल में सर्टिफिकेट मिला 5 अक्टूबर को, बट काम वो कर रहे थे 3 सितंबर से। तो 3 सितंबर से 5 अक्टूबर के इंटरवीनिंग पीरियड के अंदर जितने भी बिल इशू करे होंगे, उन्होंने कुछ सामान तो बेचा होगा, कुछ भी किया होगा, जो भी बिल इशू करे होंगे वो सारे रिवाइज्ड होंगे। लिखा नीचे, एक्स भाई प्राइवेट लिमिटेड में इशू रिवाइज इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफेक्टेड बिटवीन द इंटरवीनिंग पीरियड दैट इज 3 सितंबर टू 5 अक्टूबर तक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है देखिए, there is a word consolidated revised tax invoice in certain cases. Consolidated मतलब इकट्ठा, revised invoice in certain cases. कुछ केसेस में हमें कंसोलिडेटेड रिवाइज इकट्ठे, मतलब एक बिल में, मतलब 4-5 बिलों का एक बिल बना देना, मतलब 20 बिल इशू करें आज हमने, उसका एक कंसोलिडेटेड बिल बना देंगे। कुछ ऐसे केसेस में देखिए, अ रजिस्टर्ड पर्सन में इशू अ कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल देयर टैक्सेबल सप्लाई मेड टू अ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट ड्यूरिंग सच पीरियड। आपने अगर सामान बेचा है अनरजिस्टर्ड रिसीवर को, क्योंकि वो बिल नहीं मांगते, तो मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड सप्लायर है, उन्होंने 1 2 3 4 दिन में मान लो ये 4 ट्रांजैक्शंस करी हैं, तो ये एक कंसोलिडेटेड इसका बिल बनाएंगे, कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस बनाएंगे जो इशू होगा मिस्टर वाई को। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट सप्लाई हो रही है, तो कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते टू ऑल अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा की है तो। मैं रिपीट करता हूं, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई है, तो कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस नहीं इशू होगा, कैन नॉट बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड कर जाती है 2.5 लाख से ज्यादा। इन जर्नल यू आर अलाउड टू कंसोलिडेट द बिल, मतलब यार दिन में जितने भी आपने बिल इशू करे, कहीं लेकर गए कहीं नहीं लेकर गए, टोटल एक कंसोलिडेटेड बिल बनाओ और इशू कर दो उसका टैक्स इनवॉइस। बट एक स्टेट से दूसरी स्टेट है और 2.5 अनरजिस्टर्ड को सामान दिया गया है, बेसिकली कंडीशन एप्लीकेबल अनरजिस्टर्ड वालों के लिए है। रजिस्टर्ड वालों तो वो तो ले ही जाएंगे बिल, वो तो पहले बिल मांगेंगे। अनरजिस्टर्ड वालों के लिए दिक्कत है। अनरजिस्टर्ड के लिए कंसोलिडेटेड पूरे दिन में जितना भी हुआ एंड में, दिन के एंड में आप इशू कर दो। बट अगर वैल्यू सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। 2.5 लाख से कम होगा तो ही कर सकते हो आप कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू। देखिए, हमने ये कर लिया, हमने इस पे आ जाते हैं। नो टैक्स इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ द वैल्यू इज लेस देन 200। 200 रुपए से अगर कम अमाउंट है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू टैक्स इनवॉइस अगर
गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों का अमाउंट 200 रुपए से कम है, और जो रिसिपिएंट है, जो लेने वाला है, खरीदार है, जो कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड है, एंड रिसिपिएंट को बिल चाहिए भी नहीं, डज नॉट रिक्वायर एज सच इनवॉइस, in that case no tax invoice required to be issued if the value is less than 200. Instead such a registered person shall issue a, अब इस केसेस में क्या होगा, आपको एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द क्लोज ऑफ द डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाई। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 सामान आपके बिके होंगे, तो टोटल साल में करके एक मतलब दिन का टोटल करके और एक कंसोलिडेटेड बिल इशू करोगे आप। बिल ऑफ सप्लाई, bill of supply, a registered person supplying exempted goods or services or both, or a registered person paying the tax under composition levy shall issue a bill of supply instead of। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सबको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, बट देयर सर्टेन केस वेयर टैक्स इनवॉइस इज नॉट टू बी इशूड, इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। हर सिचुएशन में अभी तक हमने बात करी कि इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू होगा। अब एक नया कंसेप्ट आ गया बिल ऑफ सप्लाई का। बिल ऑफ सप्लाई कहां कहां कैसे कैसे एप्लीकेबल है, देखिए। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस और बोथ, या पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, ये हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन की, या तो वो सामान बेच रहा है, एग्जम्प्टेड गुड्स बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, या कॉम्पोजिशन लेवी में टैक्स पे कर रहा है, पेइंग टैक्स ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, या आपने कोई ऑप्ट करा हुआ है कुछ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एज पर द नोटिफिकेशन, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करो। आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई। ये देखिए बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, or a registered person paying tax under composition levy shall issue a bill of supply instead of tax invoice. Person opting for composition levy shall mention the words, जो composition levy में वो mention करेंगे composition taxable person not eligible to collect tax on supply। आपको पता है composition levy में जो दुकानदार है वो टैक्स कलेक्ट कस्टमर से नहीं कर सकता, उसको अपनी टोटल टर्नओवर के बेसिस पे कुछ प्रोपोर्शनेटली टैक्स अपनी जेब में से जमा कराना पड़ता है, ना उसको क्रेडिट मिलता है, ना वो टैक्स कस्टमर से ले सकता है। एट द टॉप ऑफ द बिल उसको लिखना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई। एट द टॉप ऑफ द बिल क्या लिखना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस नहीं लिखेगा वो। आपको शायद पता लग गया है क्या है बिल ऑफ सप्लाई, कहां यूज होगा। बिल ऑफ सप्लाई issued by such person does not contain the detail pertaining to the rate of tax। जब बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा तो जैसे नॉर्मल बिल के अंदर तो बहुत कुछ होता है, तो इसके अंदर रेट ऑफ टैक्स और अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं होगा, ना रेट होगा ना अमाउंट ऑफ टैक्स होगा, जितना सामान है उतना टोटल वैल्यू आ जाएगा बस। There is a concept invoice cum bill of supply, rule 46A, invoice cum bill of supply कहता है where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person। अगर कोई registered person taxable सामान भी दे रहा है, exempted सामान भी दे रहा है किसी unregistered person को, तो एक सिंगल बिल इशू होगा जिसपे लिखा जाएगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। मतलब मिक्स हो गया ना, इनवॉइस मतलब कुछ टैक्सेबल चीजें भी हैं, कम बिल ऑफ सप्लाई मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे टैक्स नहीं भी लगेगा। मे बी इशूड टू ऑल सच सप्लायर्स, जितना भी सप्लायर ने सप्लाई करी है उस पे अगर मिक्स सामान किसी को दिया जा रहा है, कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जम्प्टेड है, तो आपके बिल पे लिखा होना जरूरी है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट आता है रिसिप्ट वाउचर। क्या होता है रिसिप्ट वाउचर? देयर इज अ कंसेप्ट रिसिप्ट वाउचर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन रिसिप्ट of advance payment with respect to any supply of goods or services or both। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास आपको जो सामान है बेसिकली आपको एडवांस में पेमेंट आ गई है किसी सामान की, गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों की। जब आप एडवांस लेते हो तो आपको एक रिसिप्ट वाउचर देना पड़ेगा कि आपने ये पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया इस चीज के लिए। वेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस
आपको नहीं पता लग रहा किस रेट पे टैक्स, रेट ऑफ टैक्स डिटर्मिनेबल नहीं है उस टाइम पे, तो 18% के साथ आप ऐड करके रिसिप्ट वाउचर दे दो। अगर आपको नेचर नहीं पता लग रहा सप्लाई इज डिटर्मिनेबल, नेचर मतलब इंट्रा है इंटर है, तो आप इंटर स्टेट सप्लाई मानो। ये दो चीजें बाय डिफॉल्ट माननी है इन केस अगर आपको पता नहीं लग रहा कि रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा और सप्लाई इंटर है या इंट्रा है। ठीक है, ये दो बाय डिफॉल्ट आपको एज्यूम करना है कि रेट 18% वाला अप्लाई करना है उस केस में, और इंटर स्टेट सप्लाई कंसीडर करना है नेचर ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है रिफंड वाउचर। नेक्स्ट आता है रिफंड वाउचर। देखिए, सप्लायर है और एक रिसीवर है। अब सप्लायर, रिसीवर जाके एडवांस पेमेंट कराया, ये सामान भिजवा देना। सप्लायर ने रिसिप्ट वाउचर दे दिया रिसीवर को कि ये रिसिप्ट वाउचर है, जो हमने पीछे पढ़ा अभी आपको बताया मैंने। रिसिप्ट वाउचर इशू करना जरूरी है एडवांस पेमेंट अगर आप लोगे तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर सप्लायर ने रिसिपिएंट को इशू कर दी। ड्यू टू सर्टेन रीजंस सप्लायर ने सप्लाई नहीं करा सामान और ना ही टैक्स इनवॉइस इशू करा। इन दैट केस सप्लायर को रिफंड वाउचर देना पड़ेगा किसको? रिसिपिएंट को। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, इस केस में हमारा सप्लायर है, रजिस्टर्ड पर्सन में इशू टू द पर्सन हु हैड मेड द पेमेंट a refund voucher against such payment। आपको रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा बिकॉज ना सप्लाई हुई ना टैक्स इनवॉइस इशू हुआ। ये पता लग गया आपको? ओके, आगे है अब नेक्स्ट आता है, और आपको ये जो रिफंड वाउचर की हम बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कोई सप्लाई नहीं हुई ना टैक्स इनवॉइस इशू हुआ। इन परसुएंस टू दैट रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड वाउचर इशू करना पड़ा अगेंस्ट सच पेमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, और पर्टिकुलर सारे वही हैं जैसे इनवॉइस के होते हैं। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये भी पता लग गया, ये हो गया। ये एग्जांपल भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया रिवाइज्ड, ये भी हो गया HSN, और ये हो गया सर्विस टैक्स इनवॉइस, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, ये भी हो गया। ठीक है, आपको जो मैंने आज कराना था इस क्लास में करा दिया। अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ है चैप्टर का, इसमें कुछ टॉपिक्स अभी बाकी हैं जैसे पेमेंट वाउचर, इनवॉइस वाउचर, ऐसी चीजें, और डेबिट क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं वो टॉपिक रहते हैं अभी, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, आप तब तक इसको गो थ्रू करना बहुत अच्छी तरह। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।